सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका 24 सितंबर के जन सत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जन सत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। आज के संपादकीय में बात करी गई है बदलाव की पहल, फिर कसौटी पर कानून और विकास के समानांतर पर्यावरण संरक्षण। हमारे समाज में जातिगत भेदभाव से जुड़ी धारणा की जड़ें इतनी गहरी तक फैली हुई हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद ये आज भी समूल नष्ट नहीं हो पाई हैं। शहरों में भले ही अब इसका असर कम होने लगा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हालात इस जस के तस बने हुए हैं। हालांकि देश में शिक्षा के स्तर पर काफ़ी तरक्की हुई है, मगर ये उन्नति भी अपेक्षा के अनुरूप सामाजिक सोच में बदलाव की वाहक नहीं बन पाई है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पुलिस के दस्तावेजों में आरोपियों का जातिगत ब्यौरा दर्ज नहीं करना समेत अन्य संबंधों आदेशों की जाति के आधार पर भेदभाव खत्म करने और समाज में समानता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्य सरकार ने वाहनों पर जाति आधारित स्टिकर लगाने या नारे लिखने की कोई प्रतिबंध कर दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाने का प्रावधान किया जाएगा। दरअसल जातिगत भेदभाव न केवल व्यक्ति को सामाजिक और मानसिक स्तर पर चोट पहुंचाता है, बल्कि उससे आर्थिक, नैतिक और सांस्कृतिक हित भी प्रभावित होते हैं। समाज और व्यवस्था में जातिगत पूर्वाग्रह के कारण पीड़ित व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रदेश सरकार का यह आदेश हाल ही में उच्च न्यायालय के एक फैसले का अनुपालन में लिया गया है। सरकारी आदेश में कस्बों और गाँव में ऐसे बोर्ड जहाँ संकेतों को हटाने के लिए भी कहा गया है जो जातिगत पहचान को इंगित करते हैं या कि क्षेत्र को जाति विशेष संबंध बताते हैं। माना जाता है कि कुछ लोग समाज में अपना दबाव बनाने के लिए इस तरह के संकेतों का इस्तेमाल करते हैं, जो वास्तव में जाति के आधार पर भेदभाव पैदा करता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में हुई पहल को देश के दूसरे इलाकों में भी उतारने की कोशिश होनी चाहिए। ये बेसिकली समाज को एक इक्वल न्यूट्रल समझ बनाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा, जो कि बेसिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय पर बेस्ड हैं। कसौटी पर कानून एक व्यक्ति का अधिकार लोकतंत्र का जीवन तत्व है। अगर किसी भी वजह से ये अधिकार को बाधित किया जाता है तो इसका अंतिम नुकसान देश को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को होगा। हालांकि कई बार ऐसी स्थितियां सामने आती हैं जब किसी व्यक्ति की टिप्पणी को उसकी अभिव्यक्ति के तौर पर देखा जाता है, लेकिन वह किसी भी अन्य व्यक्ति की छवि को चोट पहुंचाती दिखती हैं। शायद ये वजह है कि कई बार अभिव्यक्ति की सीमा का भी सवाल उठाया जाता रहा है। मतलब एक होता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका, कि आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, मगर जब तक वो किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचाए। अब वो एक थिन लाइन है। ऐसे मामले में अक्सर सामने आते रहते हैं जिनमें किसी टिप्पणी को कोई व्यक्ति अपनी मानहानि के तौर पर देखता है। मैंने कहा बहुत थिन लाइन है, और ऐसा करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करता है। यानी ये संभव है कि व्यक्ति के अपने विचारों के व्यक्ति को कानून के मुताबिक किसी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की श्रेणी में रखा जाए। मगर यह भी सच है कि इससे संबंध में कानून को स्वतंत्र आवाज़ों पर दबाने और गैर जरूरी तरीके से परेशान करने के एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ज़्यादा बातों पे मानहानि कर देना किसी के ऊपर, जो कि किसी की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो आपके लिए मानहानि पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एड्रेस करा कि दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है कि इसका मिसयूज़ होना शुरू हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए इस संबंध में जो कहा वह व्यक्ति के अधिकार के संदर्भ में बेहद अहम साबित हो सकता है। एक समाचार वेबसाइट से जुड़े मामले में अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि आपराधिक मानहानि को अब अपराध की श्रेणी से हटाने का समय आ गया है। अदालत की यही टिप्पणी संबंधित वेबसाइट पर वर्ष 2016 में प्रकाशित एक लेख को लेकर दायर आपराधिक मानहानि के मामले में सामने आई। भारत उन देशों में है जहां मानहानि को कानूनी अपराध माना जाता है। हालांकि कुछ अन्य देशों में ये मामला केवल नागरिक विवाद है जिसमें मुआवजे की मांग की जा सकती है। भारत में इससे संबंधित कानून का असर इस रूप से देखा जाता है कि अक्सर राजनीतिक स्तर पर किसी संदर्भ में दो पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, तो इसमें कोई एक पक्ष आरोपों को अपने खिलाफ आपराधिक मानहानि बताकर कानूनी कार्रवाई की मांग करता है। ऐसे कुछ मामले हैं हो सकते हैं जिनमें वास्तव में जानबूझकर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई हो, लेकिन ज़्यादा मामलों में इस आरोप में घिरे व्यक्ति के खिलाफ शिकायत का कोई मजबूत आधार नहीं पाया था। अब देखा जाता है कि कहीं ना कहीं मानहानि का दुरुपयोग ज़्यादा करा जा रहा है। गौरतलब है कि
इससे पहले तो 16 में शीर्ष अदालत ने ही एक मामले में आपराधिक मानहानि संबंधित कानून को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था। अब इसी अदालत ने जिस तरह मानहानि को अपराध की श्रेणी में हटाने की बात कही है, उससे एक अपने आधार है। ये छिपा नहीं है कि इस कानून का सहारा लेकर पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक विरोधियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। कई बार किसी ऐसी टिप्पणी को भी मानहानिकारक बता दिया जाता है जो तथ्यों पर आधारित होती है या उसे कोई बहस खड़ी हो सकती है। इस बात की संभावना हो सकती है कि कोई व्यक्ति किसी खास बयान या समाचार को अपनी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला माने, लेकिन अगर वह बयान पर समाचार व्यापक जनहित के सवालों से जुड़ा हो तो उस पर विचार किया जाना और सही पक्ष सामने लाने देश की लोकतांत्रिक जड़ों को ही मजबूत करेगा। अब ऐसे क्या होता है कि जनरली को सरकारें इसी बहाने टारगेट्स करती हैं या इंस्टीट्यूशंस टारगेट्स करते हैं आर्टिकल्स को, न्यूज़ वेबसाइट्स को, जो कि डिमांडेडली कोई क्वेश्चंस पूछती हैं या कोई आर्टिकल लिखती हैं। मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है मानहानि का कि अगर कोई सच भी लिख रहा है तो उसे मानहानि बताकर वो आर्टिकल हटवाया जाता है, वो बयान वापस करवाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा करा ये नियम निर्णय लेकर कि इसे एक महज एक सिविल वाद के रूप में लाया जाए मानहानि को, ना कि आपराधिक क्रिमिनल वाद में। अगला है विकास समानांतर पर्यावरण संरक्षण। अर्चना कुमारी जी लिखी हैं, सभ्यता की शुरुआत से ही प्रकृति और मनुष्य के बीच बहुत गहरा संबंध रहा है। दोनों एक दूसरे से पूरक हैं, लेकिन आज ऐसे लगता है कि इंसान को प्रकृति की उतनी परवाह नहीं रह गई। इसमें दो राय नहीं है कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने आवश्यक है, लेकिन विकास इंसानी सभ्यता का भी ज़रूरी पहलू है। पहले जहाँ जंगल थे, चारों तरफ हरियाली थी, वहाँ अब सब कुछ सिमटता नज़र आ रहा है। बढ़ती आबादी के समानांतर विकास एक अपरिहार्य स्थिति है, मगर इस क्रम में अनेक जगहों पर पेड़ों की अनियंत्रित कटाई के साथ ही जंगलों की स्थिति ऐसी कर दी गई है जैसे आज परिस्थिति के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। भारत में पिछले कई वर्षों से जंगल लगातार कम होते जा रहे हैं। ऐसे दौर में जब पर्यावरण से विशेषज्ञ दुनिया भर में घटते जंगलों पर चिंता जता रहे हैं, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम की रिपोर्ट ने थोड़ी राहत दी है। इसके मुताबिक वर्ष 21-22-23 तक भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र 1445 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। देश को हरा भरा रखने मध्य प्रदेश सबसे आगे है। अरुणाचल, महाराष्ट्र इत्यादि भी कहीं ना कहीं श्रेणी में आपके आ रहे हैं। इस संकेत मिलता है कि देश में कई वर्षों से जारी सामाजिक वानिकी, वन उत्सव और वृक्षारोपण जैसे योजनाओं का असर दिखने लगा है। पहली नज़र में इस तथ्य राहत दे सकता है कि देश में पिछले 2 वर्षों में वन और वृक्ष क्षेत्र का दायरा देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र से 1/4 से ज़्यादा है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह दायरा बढ़ाने के बावजूद पारिस्थितिकी संतुलन की दृष्टि से लक्ष्य फिलहाल काफ़ी दूर है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के मुताबिक पारिस्थितिकी स्थिरता कायम रखने के लिए देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कम से कम 1/3 हिस्सा वन क्षेत्र होना चाहिए। मतलब ये अगर आपको इन्वायरमेंट बैलेंस रखना है तो जंगलों का होना ज़रूरी है, वेटलैंड्स होना ज़रूरी है, पेड़ों का होना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। विकास परियोजनाओं की अहमियत से इनकार नहीं किया सकता, लेकिन खनन के लिए जंगलों की कटाई बड़ी समस्या है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी समस्या पर चिंता जताई गई है। अब गौरतलब है कि हरियाली क्षेत्र में जो बढ़ोतरी दर्ज की गई है, उसका अधिकतर हिस्सा प्राकृतिक वन क्षेत्र से बाहर है, जो वृक्षारोपण और कृषि आधारित वानिकी का नतीजा है। निश्चित रूप से इन प्रयासों का अपना महत्व है, लेकिन प्राकृतिक वन क्षेत्र के भरे पूरे पेड़ों की तुलना शहरों में पौधारोपण अभियान से तब तक नहीं हो सकती जब तक कि लगाए गए पौधों पूरी तरह विकसित नहीं हो जाते। अब देखिए, थोड़ी सी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक डायकोटोमी है कि जंगलों का बढ़ना ज़रूरी है, ना कि आपके द्वारा शहरों में लगाए गए कुछ पेड़ों का, क्योंकि वो अभी भी उस लेवल पे कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे जिस लेवल पे पुराने पेड़ जंगलों में दे रहे हैं भारी मात्रा में। हम निश्चित रूप से इन प्रयासों का अपना महत्व है, लेकिन प्राकृतिक वन क्षेत्र के भरे पूरे पेड़ों की तुलना शहरों में पौधारोपण अभियान से तब तक नहीं हो सकती जब तक कि लगाए गए पौधे पूरी तरह विकसित नहीं हो जाते। सही बात है। ऐसे में वन संशोधन अधिनियम 23 को लेकर चल रही बहस की अहमियत भी बढ़ जाती है। इस संशोधन में गैर वर्गीकृत जंगल का संरक्षण हटाने की बात है। गौर करने की बात है कि इस श्रेणी में कुल वन क्षेत्र का 16% से ज़्यादा हिस्सा आ जाता है, जो बुनियादी ढांचे परियोजनाओं से संभावित से खतरे के दायरे में आ जाएगा। कहा जा सकता है कि वृक्षारोपण और कृषि वानिकी के जरिए हरित क्षेत्र का दायरा बढ़ाने का प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन प्राकृतिक वन क्षेत्र का संरक्षण भी उतना ही अहम है। कि वृक्षारोपण करना, कृषि वानिकी करना, एग्रो फॉरेस्ट्री करना अच्छी बात है,
नेचुरल फॉरेस्ट का भी होना ज़रूरी है। दुनिया तेज़ी से शहरीकरण की ओर बढ़ रही है, लेकिन हकीकत ये है कि शहरीकरण अब हमारी प्रकृति के सामने कहीं ज़्यादा चुनौती पेश कर रहा है। चुनौती है, अब बिगड़ते पारिस्थितिक तंत्र का जो परिणाम सामने आने वाला है और कई अर्थों में मनुष्य को झेलना भी पड़ा है, इसके मद्देनज़र वन और वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर सजग होने का समय है। प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वन बहुत आवश्यक है, मगर सच ये है कि विकास ने पर्यावरण के स्वरूप को एकदम से बदल दिया है। विकास की अनिवार्यता से किसी को इनकार नहीं हो सकता, मगर क्या मनुष्य अपने स्वार्थ और लालच से प्रकृति का बेलगाम दोहन कर अपने ही भविष्य की बुनियाद को दाव पर लगा सकता है? गौर करने वाली बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेड़ों की कटाई से हर साल करीब 1 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र घट रहा है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में चौड़ी और निर्विरोध सड़कें तथा हवाई अड्डे बनाने के लिए वनों की कटाई की गई। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जंगलों की कटाई से होने वाले नुकसान की भरपाई सिर्फ वृक्षारोपण से नहीं की जा सकती, क्योंकि जंगल कटने के कारण प्रकृति को लय बिगड़ने से नए खतरे से खड़े उठते हैं। ऐसे में मानव सभ्यता को इन खतरों से बचने के लिए वैश्विक स्तर पर जंगलों की रक्षा की दूरगामी रणनीति बनाना जरूरी है। विकास और पर्यावरण को अक्सर अलग अलग एवं दूसरे दूसरे के विरोधी समझा जाता है, लेकिन अगर इन दिनों को साथ लाए बिना वर्तमान में पर्यावरण और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने की कोशिश की जाएगी तो काफ़ी कठिन स्थिति बन जाएगी। बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है जब विकासात्मक परियोजनाओं को पारित करने से पहले उनके संभावित पर्यावरण परिणामों पर विशेष संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाता है। बदलती दुनिया के साथ आज कई चुनौतियां सामने हैं, जिनमें पर्यावरण संकट सबसे महत्वपूर्ण है। मौजूदा विकास की गति और स्वरूप ने पर्यावरणीय संसाधनों के ऊपर दबाव बना दिया है। पर्यावरण संकट और अनिश्चितता को देखते हुए दुनिया भर में जैसे प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें ईमानदारी और समस्या की जड़ में सामने का अभाव दिख रहा है। बीते दशकों में ये स्पष्ट हुआ है कि वैश्वीकरण की नव उदारवादी और निजीकरण की नीतियों ने हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। इससे आर्थिक विकास का ढांचा डगमगाने लगा है। भूख, खाद्य सुरक्षा और गरीबी ने न केवल विकासशील और गरीब देशों पर असर डाला है, बल्कि विकसित देशों को भी परेशानी में डाल दिया है। चुनौतियां हैं यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स यहाँ पे उठाए गए हैं कि भले ही सरकारें प्रयास कर रही हैं एफोरेस्टेशन के नाम पे और कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन के नाम पे, एग्रो फॉरेस्ट्री, ट्री प्लांटेशंस, मगर नेचुरल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करने के बाद आप वो इक्विवेलेंट रिजल्ट्स नहीं अचीव कर सकते, और ना ही आप ये कह सकते हो कि फॉरेस्ट एरिया बढ़ रहा है ये कहते हुए कि हमने शहरों में वृक्षारोपण बढ़ा दिया है। दोनों चीज़ें एकदम अलग हैं। बहुत ही अच्छे से पॉइंट्स को यहाँ पे हमारे सामने रखा गया है। अ, इस समस्या को लेकर विकास भी ज़रूरी है, मगर पर्यावरण की संरक्षण और जंगलों का अस्तित्व भी उतना ही ज़रूरी है। तो अर्चना जी द्वारा बहुत बढ़िया आर्टिकल यहाँ पे हमारे साथ शेयर करा गया है। इसी के साथ आज के रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिए, अच्छा लगे तो वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट करिएगा। थैंक यू।